ओके, फाइनल अकाउंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, बनाना ब ना 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 ना, पेज नंबर 513। पेज नंबर 513 513। छड़ दो ना उन सारिया शैवां, वेखो इत्थे बबलूस। केला लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पता नहीं, हम तो केला ही कहते हैं, आप लोग बनाना कहते हैं। एक ही बात है। बनाना लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची। ये वही लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। इट ऑपरेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड नवाबशाह। इसमें बताया था एक दो चीज़ों को मर्ज करना है, ये डिस्कशन हो चुकी है। स्ट्रॉबेरी लिमिटेड और ये वाली डिस्कशन भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, बोनस शेयर इशू, ये हो चुकी है। ये एक सवाल में करवाई थी आपको। पॉइंट 5, गारंटीज इशूड बाय बनाना लिमिटेड टू चेरी बैंक अगेंस्ट लोन्स ग्रांटेड टू बीएल्स एम्प्लॉइज। किसने किससे लोन लिया और किसने किसको गारंटी दी? किसने किससे लोन लिया और किसने, छोड़े बाद में, चेरी ने लोन लिया। सुभान अल्लाह। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ने चेरी बैंक से लोन लिया है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने गारंटी दी है। IS 37। क्या आप इसकी लाइबिलिटी बुक करेंगे या जब एम्प्लॉय डिफ़ॉल्ट करेगा? जब एम्प्लॉय डिफ़ॉल्ट करेगा। ये नोट बता दें, नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ देखा था? कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर। ये किसने बताया था? हाथ खड़ा करें, ये इनाम मिलेगा। अच्छा, वेल डन। सिर्फ एक आवाज़ आई थी, ये पीछे जाने दें। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ये देखें, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, गारंटीज, गारंटीज IS 37 वाली, स्टॉक की कमिटमेंट्स, पीपी की कमिटमेंट्स। तो बैलेंस शीट के फेस पे एक लाइन डालेंगे करंट लाइबिलिटीज के नीचे, पेपर में करंट लाइबिलिटीज के नीचे, और देखें ना, देख यहाँ लिखेंगे कॉन्टिंजेंसीज एंड, और यहाँ डालेंगे डैश, यहाँ डैश डाल के यहाँ नोट का नंबर डालेंगे, और नोट जैसे चल रहे हैं 1 2 3 4, मे बी ये सवाल तो कोई और है, मे बी नोट डाल के ये लाइन कॉपी करेंगे, बस ये नोट बन जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर BL produced 3 million tons of urea operating at 75% production capacity. The shortfall was due to lower demand of product in market. कैपेसिटी मिसिंग है, कैलकुलेटर पे निकाल दें। कैपेसिटी मिसिंग है, कैलकुलेटर पे निकाल दें। During the year, BL produced 3 million tons of urea operating at 75% production capacity. 3 अगर 75% है तो बताओ 100 कितना है? 3 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी टाइप नोट देंगे, वो नोट बनेगा इस तरीके से, जनरल इंफॉर्मेशन वाला, ये जो हमने फाइनल अकाउंट्स में देखा था पेज 443 पे। हम हेडिंग देंगे, नोट का नाम होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी नीचे इधर लिख देंगे क्वांटिटी, प्रोडक्शन इधर क्वांटिटी लिख देंगे। द शॉर्टफॉल इज ड्यू टू, इसकी रीजन आ जाएगी। और ये नोट बैलेंस शीट में कहीं लिंक नहीं होगा, ये बैलेंस शीट में कहीं लिंक नहीं होगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं कुछ लोग गौर से? नोट बना दें, नोट का नाम प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन, 4 क्या
मिलियन टन ऊपर भी लिख सकते हैं, 3 मिलियन टन। द शॉर्टफॉल इज ड्यू टू। Following decisions were taken by board of directors in their meeting held on 16 अगस्त 18। नजरें झुकाएं, हमारे साल के बाद, आइए स्टैंड जहन में लाएं। फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे साल के बाद। कैश डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर फॉर पिछला साल, फॉर हमारा साल, नॉट रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। करंट ईयर में इसको रिकॉर्ड नहीं होगा, अगली डिस्कशन में बाद में करता हूं। ये कब रिकॉर्ड होगा? ये हमारे साल का कौन सा डिविडेंड है? फाइनल। रिकॉर्ड कब होगा? अगले साल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 वर अप्रूव्ड ऑन 16 अगस्त। वर अप्रूव्ड ऑन 16 अगस्त। अंग्रेजी पढ़नी आती है? वर अप्रूव्ड ऑन 16 अगस्त। अच्छा, ये दोनों ना IAS 10 के डिस्क्लोजर्स हैं। मुझे याद पड़ा कि मैंने जब IAS 10 के डिस्क्लोजर करवाए थे, शायद इसका मैंने नाम भी लिखवाया था कि बनाना लिख लें आप। चलें, फिलहाल मैं आपको एनुअल रिपोर्ट से दिखाता हूँ। एनुअल रिपोर्ट 2019 की इधर नज़र आ रही है। ये मैंने डिस्क्लोजर भी आपको दिखाया था और पता नहीं शायद नोट्स में भी अपलोड किया हो। सबसे आखिरी सफ़े पे था, अफसोस आखिरी सफ़ा नहीं है इधर। कुछ ना कुछ लिखा तो होगा। ये मैंने मिटवाया था और ये सारा मिटवा के इधर लिखवाया था, और ये सारी डिस्कशन हुई थी कि पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। 19 की आपने कहा था, हाँ 19 की हैं। मैंने कहा था कि फ़ाइनल डिविडेंड 20 का अनाउंस हुआ है, इसको डिस्क्लोज़ करना है। मैंने कुछ चीज़ें फिर कटवाई थी, कटवा के यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखवाई थी, वो सारी डिस्कशन हुई थी। तो ये वैसे PDF में मुझे मिल भी सकता है तो, लेकिन अगर मैं डिविडेंड के नाम से ढूंढूंगा तो बड़ा मसला पड़ेगा। उधर जाके पेज नंबर देख लेते हैं, उधर दोबारा जाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है, चीज़ें हो जाती हैं। पेज नंबर 180। चलें जी, पहुंच गए, शुक्र है, पहुंच गए। नीचे किधर गए? हाँ, ये तो बंदा काम क्या, कौन है ये? डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑथराइज फॉर इशू ऑन फलां तारीख बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये IAS 10 का डिस्क्लोजर है। IAS 10 आप रिवाइज जब करेंगे तो ये याद आ जाएगा। इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड इतने एट ₹3 पर शेयर अमाउंटिंग टू रुपीस इतने। तो ये दो डिस्क्लोजर हैं। डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, डेट ऑफ ऑथराइजेशन यूजर को बताना क्यों जरूरी है? ताकि उन्हें पता चले इन डेट्स के बाद वाले इवेंट्स अगर कोई हुए हैं तो IAS 10 उनको डील नहीं करता, और इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब ये दोनों डिस्क्लोजर आपने बनाने हैं, बना लीजिएगा घर जाके, एज इट इज़ अंग्रेजियाँ कॉपी करनी है, मैंने की हुई है। मुझे डिविडेंड की अमाउंट सिर्फ निकलवा दें, डिविडेंड की अमाउंट निकलवा दें। 3 डिवाइडेड बाई 10 कितने % डिविडेंड? 30% डिविडेंड। शेयर कैपिटल कहाँ पे? मुझे पता होता, मैं बता देता कहाँ पे है। कितना? 6000 ज़रब ₹6000, 1800 मिलियन इज माई डिविडेंड। डन। तो ये दोनों अंग्रेजी के अंदर डिस्क्लोजर बन जाएंगे। तो बोलें अगर हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने से पहले हमारे साल का डिविडेंड पता चल जाए, लेकिन अनाउंस अगले साल हो, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं। मटेरियल या इमटेरियल देखना होता है या मस्ट डिस्क्लोज? मस्ट डिस्क्लोज।
ओके चलें जी, आ जाए भाई 1037 पे। ये मैंने कुछ फाइनल अकाउंट के बारे में आपको करवाना था। पेज नंबर 288, पेज नंबर 288। मोहतरम आप कुर्सी ले आते हैं सर के लिए। वो ऑनलाइन वाले भाई जिन्होंने इस सवाल में से सवाल पूछा था, तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने इसे हाईलाइट किया था ऑनलाइन की मीटिंग में। इसको आप हाईलाइट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप शायद कराची से थे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्वेश्चन, और हम साहब क्लास ले रहे हैं, ये तो अटेंटिव हो जाएं। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम डैट टुडे इज़ यकम फरवरी 2021। यकम फरवरी 21 का क्या मतलब होता है कि हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज हो गई हैं इस दिन, या फिर हम वैसे ही बता रहे हैं कि इस दिन खड़े हैं, इस दिन खड़े हैं हम ऑन यकम फरवरी 21, यकम फरवरी 21 को हम खड़े हैं। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ तिब्बत लिमिटेड, यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ तिब्बत लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। और खड़े कहाँ हैं? 1 महीने बाद। अभी तो शायद मार्च 21 में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टर्स ऑथोराइज करें। मुझे पता है ये सेंटर का सवाल आता है, बड़े रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि चीज़ें आसान सी होती हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टीएल हैज सेंट यू द फॉलोइंग ईमेल, उसने एक ईमेल की है। यार हमारा नाम ही कोई लिख देता है ईमेल में कुछ। रिक्वायरमेंट, डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स वुड अफेक्ट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे कैसे अफेक्ट होगा? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर किसी इवेंट को हम एडजस्टिंग कहेंगे तो उसकी क्या करेंगे? जर्नल, तो वो प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। और अगर हम किसी इवेंट को, तो उसकी जर्नल एंट्री, तो वो प्रॉफिट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ओनली एडजस्टिंग इवेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे प्रॉफिट को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। नॉन एडजस्टिंग का मतलब क्या है? नो एंट्री। डिस्कशन ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं IAS 10 में? गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ। ये लाइन कहते हैं मैं आप ना लिखना सानू इंज भी नहीं याद सी, तेरी मेहरबानी। कहते हैं नेचर और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट डिस्क्लोज करने, ये डिस्कशन ना करने बैठ जाना। और मटेरियल है तो कर दें, इमटेरियल है, कहते हैं ये डिस्कशन भी करने ना बैठ जाना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की डिस्कशन ना करने बैठ जाना। बस बताओ प्रॉफिट पे असर होना है या नहीं, गल मुकाओ, प्रॉफिट पे असर होना है या नहीं, ये बताओ। चलें जी, ये पॉइंट 4 काट दें, IAS 20 में से था, ये को मैं छोड़े पड़ेगा, इक्का दुक्का चीज़ FR1 में से पीछे से आ जाती है। 2020 अ टफ ईयर, हमारा साल बहुत टफ था। की होया कछुए आ गए सी फॉर TL ड्यू टू अच्छा COVID-19, घरों में छुप गए थे। द नेट प्रॉफिट ऑफ TL इज एक्सपेक्टेडली वेरी लो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हाउएवर आए कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, I have identified the following matters which may improve the TL's net profit for the year। ये चीज़ें हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट दो तरह बढ़ता है, खर्चे कम करने से और इनकम्स बढ़ाने से। साल गुजरने के 25 दिन बाद गवर्नमेंट ने इनैक्ट की है अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉ, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि टैक्स रेट रिड्यूस हो जाएगा बाय 10% फॉर 3 years इंक्लूडिंग हमारा साल। इसका मतलब है टैक्स रेट चेंज हुआ है हमारे साल का भी। बता दें जी 2020 है हमारा साल। इधर खड़े होकर अनाउंसमेंट ऑफ टैक्स रेट, इज इट रिलेट टू अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, या इट इज सोली रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ एंड इट विल नॉट इफेक्ट द प्रॉफिट्स। चलें आगे। Exchange rate has risen from 150 per US dollar as on 31 दिसंबर 20 to rupees 162 per US dollar। पढ़ते लें दो। TS has significant debtors due to export sale। हमारे अच्छे खासे डेटर्स हैं। अब डेटर्स 150 रुपये देंगे या 12 रुपये ज़्यादा देंगे? 12। अच्छा, अब बच्चे का सवाल ये था कि
31 दिसंबर को ही वो कह रहा था शायद रेट बढ़ गया है। नहीं भाई, 31 दिसंबर को रेट नहीं बढ़ा। मैं बताता हूँ द एक्सचेंज रेट हैज़ अराइजन फ्रॉम 150 एज ऑन 31 दिसंबर टू ₹160 पर $, ऑन यकम फरवरी किस। टुडे इज यकम फरवरी किस। तो ये रेट 162 का हो गया है ऑन यकम फरवरी। आप बता दें जी, एक ये उनका सवाल था जो उनको समझ नहीं आया था। आप बता दें, एक महीने के बाद रेट अगर चेंज हो गया तो क्या रिवाइज रेट के ऊपर डेटर ले जाएं या डेटर्स को रिवाइज रेट पे नहीं लेके जाना? इसमें IAS 21 की स्पेसिफिक गाइडेंस है कि बैलेंस शीट डेट वाले की डेट के ऊपर ही रखना है। तो इट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज अ, एंड इफ इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट इट विल नॉट अफेक्ट आवर प्रॉफिट। चेक के रखो, CEO टप टप आंसूस के गिर रहे हैं, कोई प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर है, उसने अपना बकाया पैसा दिया है आफ्टर रिसीविंग अ बैंक लोन लास्ट वीक। लास्ट वीक का क्या मतलब है? लास्ट वीक का शायद मतलब है 23 जनवरी, लास्ट वीक, बिकॉज टुडे इज यकम फरवरी 21। आज यकम फरवरी 21 है। लास्ट वीक जो है वो आज यकम फरवरी 2021 है। और यार छोटे यार हाथ धोगी, दही बनानी हो कॉन्सेप्ट की तो आपसे बनवा लें, घर में भी आप ही बनाते होंगे दही। तो यकम फरवरी 2021 है आज, तो 23 जनवरी 21 को लोन लिया उसने। ईयर एंड के ऊपर उसके मसले थे। देयरफॉर PL ने 40% प्रोविजन बना ली थी। साल के बाद लोन लिया, वो मसले खत्म हो गए तो प्रोविजन उल्टाएं। प्रोविजन उल्टाने के सर्कमस्टांसेस अराइज कब हुए? आफ्टर बैलेंस शीट। द रेजिंग ऑफ लोन आफ्टर बैलेंस शीट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज। लोन लेने की नीयत कोई मर्जी हो, नीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन लिया कब आपने? अगले साल। कोई ऐसी कहानी तो नहीं लिखी हुई थी कि हमारे साल के एंड पे लोन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ था और लोन मिलने वाला था, इस तरह की कहानी तो नहीं लिखी हुई। मसले चल रहे थे पिछले साल के एंड पे। भाई मसले चलने की वजह से हमने कहा ये मेरा बुरा डेटर है। पता चला उसको कि 23 जनवरी ने वो सक्सेसफुल हो गया बैंक में जाके लोन लेने में। अब अगर वो बैंक में जाके लोन लेने में सेटिस्फाई हो गया है तो उसके जो हालात बेहतर हुए हैं वो बैंक लोन की वजह से हुए हैं। बैंक लोन कब लिया गया है? Therefore, it relates to a circumstances that arose after the balance sheet date. Therefore, it is a non-adjusting event and it will also not affect the profits. Okay. चलें जी, अगला सवाल अब करें। हाँ जी, प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम में हंसेंगे CEO रोएगा। अच्छा, अब आप हजरात वो निकाल लें ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल 14A, पेज नंबर 237। एग्जाम्पल 14A। और अब हम फिर IAS 37 का ना नोट बनाने लगे हैं इस सवाल के बाद। ऑन यकम जनवरी 2015 वी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years। यकम जनवरी 15 को हमने लीज का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा 2 सालों का। एनुअल रेंटल पेएबल इन एरियर्स आर ₹100 ईच। 31/12/15 को 100 रुपया पे करने। पे जल्दी निकाल लें। On Yakam January 15, we entered into a non-cancelable lease contract for 2 years. Annual rental payable in arrears are ₹100 each. On Yakam January 15, we realized that leased asset is of no use for entity. बता दें अगर कोई यूज़ नहीं है तो फ्यूचर में इनफ्लोज, फ्यूचर में आउटफ्लोज 100 + 100। लीज कितने साल की है? तो फ्यूचर के आउटफ्लोज 200।
तो 200 का ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट बुक करें या डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है? तो क्या 200 की लाइबिलिटी बुक करें ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट में या डिस्काउंटिंग टाइप कोई चीज भी करनी पड़ेगी? डिस्काउंटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट रेट। क्या उसी दिन पता चल गया कि लीज किसी काम की नहीं है? कैंसिल करने की पेनल्टी भी बता दें, फिर इन दोनों में से लोअर ले लेंगे। कैंसिल हो नहीं सकता। अब क्या मैं एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कर दूं या डिस्काउंट रेट दिया हुआ है? डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। ओके, चलें जी। 100 इंटू 1.1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 174। यकम जनवरी 15 एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। सऊदी किंग को पेमेंट की तरह या प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की तरह? ये लाइबिलिटी 174 पे होनी है या 200 पे? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना शुरू करें। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 174 इंटू 10%। डन। आप बता दें 31/12/15 को लीज रेंटल कितने पे करूंगा? 31/12/15 को लीज रेंटल कितने पे करूंगा? 100। दोबारा चलें जी। अब आप मुझे बताएं व्हाट हैपेंड। मैंने लीज कराई, लीज हो गई ऑनरस। फ्यूचर में मैंने 200 देने, बिल्कुल 200 की मैंने निकाली पीवी। फौरन एंट्री करूं एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट प्रेजेंट वैल्यू। अगर कोर्ट केस के पैसे भी 3 साल बाद देने हुए ना, जज ने कहा 3 साल बाद पैसे दें, उसकी भी पीवी निकाल लीजिएगा, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से चलाइएगा। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर कोर्ट केस क्रेडिट बिल्कुल इसी तरह चलाइएगा। बोलें 174। अब अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करें, डिस्काउंट खोलें 174 इंटू 31/12/15 31/12 कैरी डाउन 91। यकम जनवरी ब्रॉड डाउन। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करें 91 इंटू 10% इज इक्वल टू 9। पेमेंट करें। ये बिल्कुल उस तरह नहीं था कि डेटर आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे रहे हैं, उधर भी तो ये करते थे, बार बार कैश आ रहा है, इधर क्रेडिट सेल बुक कर ली थी, आहिस्ता आहिस्ता कैश आ रहा है। तो नोट कर लें जी, नोट हुआ है। एंट्रीज बता दें। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। डन। अच्छा, अब असल में जो है आपको सवाल कराना था मेन, जो ऑयल देखें साथ वाले ने कौन सा लगाया हुआ है सर पे? सरों का भाई फरमा रहे हैं, तारा मीरा का। पेज 307, छोटा सा सवाल है, 3 एडजस्टमेंट्स हैं। पेज 307 प्रिपेयर प्रोविजंस नोट फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर P&L। साथ वाले को कहें चल छोटे जाओ व्हाइट बोर्ड मिटा, उठाए चल छोटे। नहीं आप नहीं, आप बैठो यार, साथ वाले को तंग करो बस। ये चल छोटे उठ, छोटे जल्दी।
रशीद, ये तो अच्छा हो गया यार, जो चीज़ें मैंने घर में करनी थी वो इधर हो रही हैं। Multan Petroleum operates in oil extraction and refining business and is preparing its draft financial statement for the year ended 31 December 16. The following information has been collected for preparation of provisions and contingencies notes. A new site was acquired on Yakam January 15. पिछले साल हमारे साल पिछले साल a new site was acquired on, और सवाल आसान है, देखिए सवाल में कोई चीज़ भी मैं खुद रुक जाऊंगा। यकम जनवरी 15 को हमने पिछले साल एक साइट एक्वायर की है एंड इज बीइंग यूज्ड एज साइट फॉर न्यू ऑयल रिफाइनरी। इनिशियल प्रिपरेशन वर्क वाज अंडरटेकन एट द साइट एट स्टार्ट ऑफ 2015। साइट को बनाना शुरू कर दिया था 15 में, यानी वर्क इन प्रोग्रेस टाइप चीज थी। एंड द ऑयल रिफाइनरी वाज कंप्लीटेड एंड रेडी ऑन 31 दिसंबर 15। वर्क इन प्रोग्रेस से शिफ्ट हो गई होगी पीपीई में 31 दिसंबर 15 को। तो डेप्रिशिएट कब से करना शुरू करें, 31 दिसंबर 15 से या यकम जनवरी 15 से? 31 दिसंबर 15 भी छोड़ें, यकम जनवरी 16 से डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। कंप्लीट हुई, आप बनना शुरू हो गई थी पिछले साल। ऑयल रिफाइनरी बहुत बड़ी होती है ना। द न्यू, अच्छा आप लोगों ने इतने कॉन्फिडेंस से गए, देखिए द न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 साल। ये 25 साल कहाँ से लें, यकम जनवरी 15 से लें या यकम जनवरी 16 से? यकम जनवरी 16 से जब मुकम्मल हुई। MPL has a well publicized policies constructive obligation that it will reinstate any Gandh that mar by its activities. The PV of Gandh, PV of estimated cost of dismantling is rupees 1300। PV निकाल के दे दिया आपने उसने, of damages caused during initial preparation work। तो जो damages आपने cause किए हैं उसकी PV ये है। This amount is based on a discount rate of 8%। तो वो provision for decommissioning का सवाल है। ओके, एसेट की कॉस्ट नहीं दी हुई उसने, एसेट की कॉस्ट नहीं दी हुई, देनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, पीपी का नोट नहीं बनवा रहा ना, बोलें जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, प्रोविजन, ऑलरेडी क्या दी हुई है, पीवी। मैंने कहा था फ्यूचर वैल्यू निकाल के खेल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू तब निकालूं जब मैं सवाल 2-3 साल का हो। सवाल ही 1 साल का है, तो मैं मेरे ख्याल से बस पीवी लेके चला देता हूं। तो लिखें, इसमें फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते थे, इसमें फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे पेज 305 पे क्वेश्चन 2 में निकाली। लिखें, जैसे पेज 305 पे क्वेश्चन 2 में निकाली, 2 सफ़े पीछे, जैसे पेज 305 पे क्वेश्चन 2 में निकाली। लेकिन सवाल ही 1 साल का है, लेकिन सवाल ही 1 साल का है। लिखते हैं आगे। अच्छा, डेट बताएं जी, यकम जनवरी 16। एसेट की कॉस्ट में कितना कैपिटलाइज करूंगा, 1300। एसेट की कॉस्ट दी हुई है, कितना कैपिटलाइज कर दूं फिर, 1300 ही, बस 1300 ही डाल दें। एसेट की कॉस्ट नहीं दी हुई, क्या करूं, x प्लस 1300, एसेट की कॉस्ट जमा पीवी, 31/12/16। बहने, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जी, डेप्रिसिएशन 1300 डिवाइडेड बाय 25। हाँ बिल्कुल सही है, डेप्शन निकल नहीं सकती, पता नहीं आई के अपने P&L में डेप्शन निकाल के रखी हुई है। असल में जो रिक्वायरमेंट है ना दूसरी P&L बनाए, उसमें आई के अपने डेप्शन निकाल के रखी हुई है। अब डेप्शन निकल नहीं सकती, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता ना कि पीवी कैपिटलाइज होके वो भी डेप्रिशिएट होगी, तो गुजारा चला लें, बस जितना निकलता है वो तो करें ना। 52 और इंटरेस्ट निकलवाएं, नहीं बैलेंसिंग तो तब आता ना, फिर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकलवाएं, लंबा काम है। शॉर्टकट तरीका किसी को इंटरेस्ट का आता है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कर दें, 1300 ज़रब 10%, 8% है, 1300 ज़रब 8%। छोटा तरीका लगाना है, लंबा तरीका लगाना है, छोटा तरीका लगा लें, 1300 ज़रब 8, वरना अगर आपने वो पहले कैरिंग अमाउंट निकालनी है इंटरेस्ट की पीवी और फिर वो करना है, तो वो फिर फ्यूचर वैल्यू निकालने उसमें टाइम लगेगा, तो भी गुजारा चला लें। 1300 ज़रब
104. ओके, 1248, 1404, 31 12 16। नहीं, जबरदस्ती क्यों ज़ूम करनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। यार वो सवाल में एक और चीज़ का भी है, तो वो मैं जमा करके लिख दूंगा, वरना आप दोनों के अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 104 पूरा लिखा करें में, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, अच्छा मैं ना ऐसे ही आपके तंग करने के लिए, अगर आप कहें कि प्रोविजन का टी काउंट बना देता हूँ, प्रोविजन का टी काउंट, प्रोविजन का टी काउंट। ओपनिंग प्रोविजन 0 है, ये तो इस साल क्रिएट हुई है। ओपनिंग प्रोविजन 0 है, प्रोविजन का टी काउंट बनवाएंगे, प्रोविजन का टी काउंट। ये बस ये एंट्री बताएं पहली। ओपनिंग इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, हद होगी, 1300 से शुरू करें, एंट्रीज बताना शुरू करें। एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। कितना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी के अकाउंट बनते थे। अच्छा, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। आगे बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1404। जरा बरकत के लिए प्रोविजन का अकाउंट भी बना लें। बरकत को घर जाके फिर बरकत तो आया नहीं हुआ। और बरकत आप किधर थे आज सुबह वाली क्लास में? आप आए हुए थे, बाबूजी रहमत के पास थे? अच्छा, आप क्यों गए हुए थे उधर? फंस गए। आपको पता है क्यों? आप मैं भी। अच्छा चलो, पॉइंट नंबर बी, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे, डेट इज कॉल्ड एज नोटी। कभी किसी ने कहा है मोटा मोटी? पॉइंट नंबर बी, चलो छोड़े, पता नहीं किधर निकल जाती बात। एनेक्स ठा अकर्ड एट एनपीएल वन ऑफ द ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लाया नहीं, ठा पहले हो गया और 1 जुलाई 2016, ठा भी 1 जुलाई 16 को हुआ है। लेड टू, कुछ लोग उसमें जख्मी हो गए हैं, 8 लोगों ने 8 क्लेम्स हैव बीन मेड, 8 लोगों ने केस कर दिया। लॉयर का अंदाजा है कि हाई चांस है कि क्लेम सक्सीड होंगे। प्रोविजन बनेगी ना, प्रोबेबल, हाई चांस है, विल सक्सीड, एंड एट एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट विल बी 1.5 लाख। प्रोविजन कितने की बनानी है? और बोले प्रोविजन कितने की बनानी है? 1.5 लाख। एंट्री बोले एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, एम्प्लॉइज ज़रब 1.5 लाख। ये रुपीज इन थाउजेंड में सवाल चल रहा है, रुपीज इन मिलियन में चल रहा है, रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा है, रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा है। तो 8 ज़रब 1.5 लाख डिवाइड बाय 1000 कर दें, 1200। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, कैरी डाउन, सेम, एक्सेलेंट, 1200। एंट्री बताएं, एक्सपेंस डेबिट। अब रीइंबर्समेंट मैक्सिमम कितनी रिकॉर्ड हो सकती है? जितनी प्रोविजन है। प्रोविजन कितनी है? 1200। रीइंबर्समेंट मैक्सिमम कितनी रिकॉर्ड हो सकती है? जितनी प्रोविजन है, उससे ज्यादा रिकॉर्ड। MPL made an insurance claim, try to recover the personal injury cost. The insurance company has agreed to make the full refund. इंश्योरेंस कंपनी ने क्या पूरे पैसे दे देंगे, तुम उधर पेमेंट करो, हमारे से पूरे पैसे ले लो। एंट्री बोले रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। P&L में वैसे नेट करके भी शो कर सकते हैं, P&L में नेट करके इजाजत है शो करने की, मैं आपके समझने के लिए अलग अलग शो कर रहा हूँ, एंड पे बता दूंगा कौन सी इजाजत है। तो रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम कितना?
1200। इसके साथ रीइंबर्समेंट लिख लें ताकि आपको घर में याद रहे। तो फिर इनको खर्चों को नेगेटिव में लिख देना, अदर इनकम रीइंबर्समेंट। एक काम करें ना, अपने समझने के लिए एंट्रीज भी लिख लें। ये मैंने एक्सपेंस क्यों नहीं P&L में डाला अभी बताता हूं। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से 1200। अगली एंट्री रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट एक्सपेंस क्रेडिट आपकी मर्जी है, मैंने कहा था जो मर्जी कर लें। एक्सपेंस ही क्रेडिट मैंने कहा था अच्छी चीज है, लेकिन ठीक है अभी मैं अदर इनकम अलग शो कर रहा हूँ। P&L में कोई बाइंडिंग तो नहीं है ना, थ्योरी का सवाल होता तो मैं बता देता कि P&L में नेट करके शो किया जा सकता है। ये दो एंट्रीज हो गई। आगे MPL entered into a non-cancelable lease in पिछला साल for some office space. However, the company's plans changed and the office space was no longer required. Office space अब नहीं चाहिए। हमारे साल के शुरू में एक करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन इज मेड फॉर बकाया रेंटल्स ऑफ 80,000। 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे या ऑलरेडी ये प्रेजेंट वैल्यू है? एट यकम जनवरी अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन ऑफ 80,000। अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन। अभी जो लीज वाला सवाल कराया इसीलिए कराया था, वो जो 2 साल के 100 रुपया था उसकी करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन 174 रुपए थी, तो इट इज ऑलरेडी पीवी एट यकम जनवरी 16। इसको ब्रैकेट में लेंगे ना, एट यकम जनवरी 16 अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन ऑफ 80 फॉर फ्यूचर रेंटल्स for remaining 5 years. The discount rate is 8%. The rent paid during the year was 15। अभी जो टी अकाउंट बनाया था बनवाएं, अभी जो टी अकाउंट बनाया था प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट यकम जनवरी 16। ये प्रोविजन इस साल बनाई है या पिछले का कैरी डाउन है? MPL entered into a non-cancelable lease in the previous period for however the company's plan changed कब पता नहीं and the office space was no longer required at यकम जनवरी 16 a provision of 80 had been made at यकम जनवरी 16 a provision had been made। पिछले साल की कैरी डाउन नहीं था, फिर पिछले साल एट यकम जनवरी 16 a correctly calculated provision of 80 had been made कर ली गई थी, यानी यकम जनवरी 16 को। तो इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग नहीं था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिर रहा था वैसे। मेरे ख्याल से सोल्यूशन में मैंने इसको ओपनिंग में लिया हुआ है, मेरे ख्याल से ओपनिंग में ना लें, इसको इस साल में डाल दें बेशक, ओपनिंग में ना लें। ओपनिंग कितनी होगी? एट इट इज मेड या पिछले साल का ओपनिंग है, एट यकम जनवरी हैड बीन मेड। हैड बीन मेड से अगर आपको लग रहा है पिछले साल का क्लोजिंग था तो ठीक है, नोट दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, तो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है, छोड़ें जो भी हो, आगे चलें। अच्छा जी, फिर एक्सपेंस। अब 174 की एंट्री क्या की थी अभी? 174 की 174 की पहली दफा एंट्री यही करनी है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फिर ऐसा ऐसा अनवाइंडिंग करनी है। 80 इंटरेस्ट एक्सपेंस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये देखें ये देखें ये देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस लाइबिलिटीज पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, IFRS 15 में भी पढ़ा है, लाइबिलिटीज पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। 80 इंटू 6 ये 80,000 है या 80 है? नहीं, हम सवाल किस में कर रहे हैं? रुपीज इन 1000 में, फिर ये 80 है। 6.4 कैश। आपको पता है वो एग्जांपल 14 इस वजह से कराई थी, अभी जो एग्जांपल 14 कराई है, क्या इस साल कोई लीज की पेमेंट हुई होगी? अच्छा चलें छोड़ें, पहले मुझे ये बताएं ये क्या है 80? ये फ्यूचर रेंटल्स होंगे शायद 5 साल के, 5 साल के फ्यूचर रेंटल होंगे, शायद 1,00,000-1,50,000 हो टोटल मिला के, उनकी क्या निकाली है? पीवी। अब इससे आहिस्ता आहिस्ता
अनवाइंड करें। लेकिन आपको पता है लीज में पेमेंट साथ साथ होती है या एंड पे होती हैं, लेकिन डी कमीशनिंग में पेमेंट एंड पे होती है। डी कमीशनिंग में पेमेंट 25 साल बाद होनी है, लीज में पेमेंट बाकी सब तो सेम चल रहा है। कितना कैरी डाउन 71.4। पेट्रोलियम कौन सा है? नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/16। नोट नंबर 38 प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। ओके, ओपनिंग expense, use, closing, और कुछ देखें 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 देखें, एक मिनट। ओपनिंग, एसेट, इंटरेस्ट, ओपनिंग, एक्सपेंस, क्लोजिंग, ओपनिंग, एक्सपेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग, एसेट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। लो जी, दो चीजें आज और आ गई। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, एक दिन मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया था, उसमें मैंने 4 चीजें डलवाई थी सिर्फ, ओपनिंग, एक्सपेंस, यूज, क्लोजिंग। आज 2 चीजें और डलवा दी, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। नाम प्रोविजन फॉर, पता नहीं ये कौन सा था, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग और दोबारा डीकमीशनिंग। लो जी, बरकत के लिए दोबारा डीकमीशनिंग। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, दोबारा प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। जी, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग हमारे साल हुई है, ओपनिंग 0। मेरे ख्याल से ये अकाउंट तो भी आप ये अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं होगी पेपर में, वैसे ही समझ आ जाएगा। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस भी इस साल हुई है। प्रोविजन फॉर ऑनरस मैं कह रहा था, अब देख लें जरा, कुछ लोगों की राय थे ऊपर 80 लिख दें, वो भी चलेगा। आगे 1 बाय 1 आप पूरा करें। एंट्री ताई, एंट्री एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अगली एंट्री बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस इन P&L डेबिट, प्रोविजन, तो स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते रहें। अच्छा, इसमें ना कोई खर्चा वगैरह नहीं होता इस प्रोविजन में, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही बस खर्चा होता है। और कैश पेमेंट तो 25 साल बाद है यार, प्रोविजन फॉर मजदूरों को पैसे 25 साल बाद देने हैं। 1404। कोर्ट केस वाली लाइबिलिटी कभी भी एसेट में नहीं जाती। अनवाइंडिंग हो सकती है अगर कोर्ट केस के पैसे 3-4 साल बाद पे करने हो। अगर यही लिखा होता कि ये पैसे 4 साल बाद पे करने हैं तो 1200 की पीवी आती यहां, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस और सारा उसी तरह। फिर जी 1200। इसी तरह एक और लाइन आ सकती है, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, वो भी इधर ही आएगी बस एक्सपेंस में। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट। प्रोविजन फॉर वारंटी में 4 चीजें आती हैं, ओपनिंग, एक्सपेंस, कैश, क्लोजिंग। IS-12 में जो अकाउंट बनाते थे, प्रोविजन। ओके, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट,
15 टोटल का कॉलम भी डाल सकते हैं। ओके P&L पूरा करवाएं, P&L पूरा करवाएं। अच्छा जी चलें, P&L में क्या जाने, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवाइंडिंग ऑफ। अच्छा चलें यार, एक चीज मुझे बताएं कि अगले साल अगर कोर्ट कह दे कि 1100 पे कर दो तो क्या करेंगे? अगले साल कोर्ट के 1100 पे कर दो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, अगले साल कोर्ट गए 1100 पे कर दो, ओपनिंग 1200, अलग अलग लाइन डाल दें, इनकम बना लें, क्या करें? चलें ठहरें ठहरें, फिर जिस तरह आप लोग कहेंगे। कैश अगले साल कोर्ट के 1100 पे कर दो, बैलेंसिंग बोले 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 100, एंट्री बताएं 100 की ज़रा, नेगेटिव आएगा ना, खर्चे पॉजिटिव आ रहे हैं तो इनकम नेगेटिव आएगी। एंट्री बताएं, प्रोविजन डेबिट इनकम क्रेडिट। ये कब होता? अगर कोर्ट अगले साल कहता कि 1200 के बदले, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर से बाहर निकलें, 100 की खुशी है, अलग लाइन डाले बजाय। किस तरह मैं लिख दूं तो डरेंगे तो नहीं? इनकम यहां हम नेगेटिव लिख दिया करेंगे क्योंकि खर्चे पॉजिटिव लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डर डर के। चलें लिखें, एज्यूम करें अगले साल कोर्ट ने कहा 1100 पे करो, एज्यूम करें अगले साल कोर्ट ने कहा 1200 पे करो, 1100, और हमने कर दिया। एज्यूम करें अगले साल कोर्ट ने कहा 1100 पे करो और हमने कर दिया। कैश तो नहीं लिखना होता ना, यूज, प्रोविजन यूज होगी ना। अच्छा जी, अब चलें जी, नोट 38.1, नोट 38.1 ब्रीफ नेचर, नहीं एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं, अभी तो ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट बस बता दें। अगर कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसका फिर नेचर भी और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट भी। तो नेचर अब आपने सबकी बतानी है। 38.1 में किसकी? डी कमीशनिंग की हेडिंग देके इधर बोलें कोर्ट केस, और इधर प्रोविजन का लफ्ज़ छोड़ें, बस ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, P&L अभी हमने पूरा नहीं करवाया था, P&L पूरा करवा दें। खर्चा बोलें जी, खर्चा 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 104 जमा कितना हो गया? 110.4। ये ना डाल दीजिएगा इनकम, ये तो मैंने एज्यूम किया था। 1200 जमा 80, 1200 जमा 80, इसमें से कोई डाला हुआ है हमने अभी तक? 1200 और 80 में से ये 1200 तो रीइंबर्समेंट है। रीइंबर्समेंट प्रोविजन के नोट के अंदर फिट नहीं होती, इसीलिए मैंने 3 अकाउंट खोल के बताए हैं कि रीइंबर्समेंट का प्रोविजन से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, रीइंबर्समेंट P&L के मुंह पे शो कर दीजिएगा, बट अगर आप रीइंबर्समेंट को प्रोविजन के नोट के अंदर डाल रही हैं तो दैट इज रॉन्ग। प्रोविजन के नोट में सिर्फ प्रोविजन जाएगी, ना रीइंबर्समेंट, ना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ना कॉन्टिंजेंट एसेट।
प्रोविजन के नोट में प्रोविजन जाएगी। हाँ कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी हुई तो वो डिस्क्लोजर्स में आ जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी। ओके अगली चीज बता दें, एक्सपेंस 1200 1280। अच्छा जी लिखें इधर, ऐसे ब्रैकेट लगाएं, ऐसे ब्रैकेट। इस जगह पर क्या क्या चीजें नहीं आनी, आसान लाइन अगर पूछ रहे हैं तो इस जगह प्रोविजन आनी है, और अगर लंबी बात पूछनी है इधर रीइंबर्समेंट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट नहीं आने। कहां कहां, पूरे नोट में नहीं, पूरे नोट में तो मैं नहीं कह रहा, इस तरह यहां पर बोलें रीइंबर्समेंट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट नहीं आने। चलो भाई छुट्टी मारो ये अंग्रेजी पढ़ के, अंग्रेजी को छोटी मोटी देख लें, उसने आई कैप ने उठाई भी है सवाल से ही। आई कैप ने पहली हेडिंग क्या दी है, एनवायरमेंटल, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग द प्रोविजन इंस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेजेस। अब यूजर्स को थोड़ी कहानी बनानी है ना सवाल से उठा के। रिलेट टू रिस्टोरेशन ऑफ लैंड फॉलोइंग द इनिशियल ग्राउंड वर्क, द कंपनी हैज एडवर्टाइज्ड पॉलिसी दैट इट विल reinstate all environmental damages. The provision is based on estimated cost of reinstating damages and is not likely to be paid until 2040। तो आगे 25 साल तक इसको पे नहीं करना हमने। During the year an explosion occurred which caused a number of employees to suffer injury. This provision is to cover personal injury claims by individuals. The provision is based on liar best estimate of likely amount at which company can reasonably be settled. It is hoped that claim will settle in next financial year. ये इसने अपनी तरफ से डाला है, सवाल में नहीं लिखा हुआ, इसने अपनी तरफ से डाला है, गलत किया है। अच्छा, it is expected that full amount of these claims will be reimbursed by insurance company. अब देखें इसमें कोई फिगर्स नहीं आ रही क्योंकि फिगर सारी उधर फारिग हो गई हैं। द कंपनी हैज़ ऑन गोइंग लीज ऑब्लिगेशन दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड बाय कंपनी। द आउटस्टैंडिंग लीज लाइबिलिटीज 71,400 एंड लीज हैज़ अनदर 4 years टू रन। टोटल 5 साल थे ना, तो बकाया 4 साल हैं। अच्छा, इधर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को कोई हुई तो उसकी भी अंग्रेज़ी वगैरह आ जाएगी, और अगर कोई कॉन्टिंजेंट एसेट हुआ तो लिख लें उसकी भी अंग्रेज़ी आ जाएगी। अभी तो हमारे सवाल में कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी नहीं थी और कॉन्टिंजेंट एसेट भी नहीं था, तो इसमें आगे डाल लें कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की भी अंग्रेज़ी आ जाएगी, कॉन्टिंजेंट एसेट की भी। ये किसकी अंग्रेज़ी थी, ये सिर्फ प्रोविजंस की अंग्रेज़ी थी। क्या सवाल में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट आ सकता है? ठीक है, ओवर, क्लोज करो।